नमस्कार दोस्तों। इस समय एलएसी पर यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया और चाइना के बीच में कई दिनों से फेस ऑफ की वजह से दोनों ही आर्मीज़ के बीच में जो टेंशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस समय एलएसी पर भी तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है दोस्तों। ये कोई पहली बार नहीं है जब दोनों ही कंट्रीज़ इस तरीके से सामने आकर खड़ी हो गई है। हमें पास्ट में भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स दोस्तों देखने के लिए मिले हैं जहाँ पर ये दोनों ही आर्मीज़ एक दूसरे के सामने आ जाती हैं। और इस झड़प के कारण दोस्तों, इस झड़प का कारण ये है कि इन दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में आज तक ये ना डिसाइड हो पाना कि जो एलएसी की जो लाइन है वो एग्जैक्टली कहाँ पर होनी चाहिए। और रिसेंटली हमारे दोस्तों 20 जवान भी शहीद हो गए लद्दाख के गालवान वैली में। दोस्तों, अगर इस प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हमें समझना है, इसके बारे में जानना है, तो उससे पहले दोस्तों हमें जानना होगा कि लद्दाख का इतिहास क्या है। जैसे हम कहते हैं कि भारत का इतिहास 10,000 साल पुराना है, तो उसी तरीके से लद्दाख का भी अपना एक इतिहास है। तो शुरू करते हैं दोस्तों लद्दाख के इतिहास से। अगर लद्दाख का इतिहास जानना है तो दोस्तों सुई का जो कांटा है उसे तकरीबन 1400 साल पीछे लेकर जाके हम देखेंगे तो उस वक्त जब भारत के उत्तर में यानी कि हिमालय से भी आगे एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था दोस्तों, यानी कि एक ऐसा साम्राज्य जिसका नाम था तिब्बतन एम्पायर। और कभी आज का लद्दाख, ठीक है, जहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही है, आज का जो लद्दाख है वो भी इसी तिब्बत एम्पायर का दोस्तों एक अहम हिस्सा हुआ करता था। और इस तिब्बत एम्पायर के दोस्तों जो राजा थे उनका नाम था किंग लांगदरमा। पर अनफॉर्चुनेटली दोस्तों एक दिन इनकी हत्या कर दी जाती है, यानी कि असैसिनेशन हो जाता है इनका, और उस वजह से इस पूरे तिब्बतन एम्पायर का पतन हो जाता है। यानी कि पूरा जो तिब्बत एम्पायर है वो छोटे छोटे किंगडम्स में बढ़ जाता है, ठीक है, डिवाइड हो जाता है। और इसी तिब्बतन एम्पायर से टूटकर 930 सेंचुरी में एक एम्पायर फॉर्म हुआ जिसका नाम पड़ा मर्युल एम्पायर। और आगे चलकर दोस्तों यही मर्युल एम्पायर बन गया लद्दाख। आज भी अगर हम लद्दाख जाएंगे दोस्तों तो वहाँ जाकर हमें देखने मिलता है कि जो वहाँ के लोग हैं उन पर आज भी तिब्बत का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि लद्दाख भी एक समय तिब्बत का हिस्सा था। इसलिए अगर आप लद्दाख जाएंगे तो जो लद्दाखी लोग हैं उनकी जो भाषा है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का खान पान, वहाँ का इतिहास दोस्तों, और यहाँ तक कि वहाँ का जो रिलीजन है वो सब कुछ तिब्बत के लोगों की तरह है। और कुछ सालों के बाद लद्दाख में मर्युल एम्पायर की हार हो जाती है और वहाँ एक दूसरी डायनेस्टी फॉर्म होती है जिसका नाम था नामग्याल डायनेस्टी। दोस्तों तकरीबन 1460 से लेकर 1842 तक नामग्याल डायनेस्टी ने, यानी कि लगभग 400 साल तक इस डायनेस्टी ने पूरे लद्दाख में अपनी हुकूमत की थी। और इसी दरमियान दोस्तों भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी में यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में एक और साम्राज्य का जन्म हुआ जिसका नाम था सिख एम्पायर। और इस सिख एम्पायर के किंग महाराजा रंजीत सिंह ने 1819 में यानी कि 1819 में कश्मीर पर भी अपना कब्जा किया। और उसके 15 साल बाद ठीक 1834 में यानी कि 1834 में सिख जनरल जोरावर सिंह समेत कई डोगरा रेजिमेंट्स के सेनाओं ने, जो कि सिख एम्पायर के अंडर ही आते थे, उन लोगों ने नामग्याल डायनेस्टी को बुरी तरह से हराकर लद्दाख पे अपना कब्जा किया। यानी कि अब लद्दाख में 1834 के आसपास सिख रूलर्स का कब्जा हो चुका था पूरी तरह से। अब यहाँ सिख जनरल जोरावर सिंह ने सोचा क्यों ना लद्दाख से सटे कुछ तिब्बत के पश्चिमी हिस्सों पर, यानी कि जो तिब्बत का वेस्टर्न एरिया है, उन पर भी कब्जा किया जाए। और इसी को पूरा करने के लिए जोरावर सिंह अपनी डोगरा सेना के साथ निकल पड़े। और अब तिब्बत की राजधानी लासा में जोरावर सिंह के आने की खबर लग चुकी थी और इन्हें रोकने के लिए लासा से तिब्बत के लिए आर्मी भेजी गई। और तिब्बत की आर्मी ने जोरावर सिंह और उनकी डोगरा सेना को मानसरोवर लेक के पास ही रोक दिया। और इन दोनों ही सेनाओं के बीच में दोस्तों एक खतरनाक जंग हुई थी जिसमें सिख जनरल जोरावर सिंह की हार हुई थी। और इसी युद्ध को दोस्तों 1841 साइनो सिख वॉर के नाम से भी जाना जाता है। पर अब यहाँ तिब्बत की आर्मी ने यह निर्णय किया कि वो वापस लासा नहीं जाएंगे बल्कि वो लेह लद्दाख तक जाएंगे। पर जैसे ही ये लोग वहाँ पर पहुँचते दोस्तों, वहाँ ऑलरेडी डोगरा सेनाओं की जो दूसरी बटालियन थी वो सिख रूलर्स द्वारा डिप्लॉय कर दिया गया था, जिन्होंने तिब्बतन आर्मी को पैंगोंग सो लेक के पास, यानी कि एक वहाँ पे एक जगह है चूशुल नामक की जगह है, जहाँ पर उन्हें रोक दिया गया था। दोस्तों ये वही पैंगोंग सो लेक है जहाँ पर चाइना और इंडिया के जो फौजी हैं वो आजकल भिड़ते ही रहते हैं, यानी कि वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आज भी वहाँ चलता ही आ रहा है। खैर डोगरा और जो तिब्बतन आर्मी है उन लोगों ने मिलकर एक ट्रीटी साइन करवाई थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ चुशुल। और इस ट्रीटी के तहत दोनों ही सेना ने एक जो है बॉर्डर डिफ़ाइन किया अपने बीच में और ये तय किया कि दोनों ही सेना जो है वो प्री वॉर स्टेटस, यानी कि जहाँ पे वो पहले थी, ये दोनों ही जो आर्मीज़ है वो वहाँ पर वापस चली जाएंगी। और दोस्तों यही था सबसे पहला फेस ऑफ दो सेनाओं के बीच में लद्दाख को लेकर।
अब हम बात करेंगे अंग्रेज़ों की, यानी कि ब्रिटिश हुकूमत की। दोस्तों 1764 बैटल ऑफ बक्सर के बाद से अंग्रेज़ों ने पूरे भारत में अपनी एक अच्छी पकड़ बना ली थी, और एक मैं कहूँगा कि बहुत ही मजबूत पकड़ बना ली थी। और 1845 में अंग्रेज़ और सिख एम्पायर के बीच में एक वॉर हुआ, जिसे हम एंग्लो सिख वॉर के नाम से भी जानते हैं। और इस वॉर में सिख एम्पायर की हार हुई थी। और इस वॉर के बाद अंग्रेज़ों ने सिख राजाओं से एक संधि पर हस्ताक्षर करवाए थे, यानी कि एक ट्रीटी साइन करवाई थी, जिसे हम ट्रीटी ऑफ लाहौर के नाम से भी जानते हैं। और इस लाहौर ट्रीटी के तहत सिख रूलर्स को ब्रिटिशर्स को वॉर कंपनसेशन देना पड़ा, पर पैसों की कमी की वजह से इन्होंने ब्रिटिशर्स को कश्मीर और उसके साथ ही जो लद्दाख का जो पूरा एरिया है वो पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के हाथों में दे दिया। यानी कि अब लद्दाख पर पूरी तरीके से जो कंट्रोल होगा वो ब्रिटिश सरकार का होगा। लद्दाख को अपने कंट्रोल में लेते ही ब्रिटिश हुकूमत ने ये तय किया कि वो लद्दाख की जो पूरी टेरिटरी है उसको अच्छी तरह से डिफ़ाइन करेंगे, और ये तय करेंगे कि भारत के जो लद्दाख की सीमा है वो कौन सी होनी चाहिए। तो 1873 में सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया सरकार ने जॉनसन लाइन ड्रॉ करके कहा कि यहाँ तक भारत के लद्दाख की सीमा होगी, जिसे हम आज भी अपने ऑफिशियली मैप में दिखाते हैं। लेकिन इसे चाइना जो है वो इससे इनकार करता है। भारत मानता है कि जॉनसन लाइन जो ब्रिटिशर्स ने खींची थी वही भारत की असली इंटरनेशनल बॉर्डर है, जिससे चाइना मतलब दोनों ही कंट्रीज़ एक दूसरे से वो बॉर्डर शेयर करते हैं। पर चीन का मानना है कि एक ज़माने में लद्दाख तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था, और आज जब चीन का पूरी तरीके से इल्लीगल कब्ज़ा तिब्बत पे है तो पूरा जो लद्दाख का हिस्सा है वो चीन का ही होना चाहिए। ये चीन का जो है मतलब क्लेम होता है लद्दाख को लेकर। और इसी कारण भारत और चीन के बीच में लद्दाख बॉर्डर पर खूनी झड़प होती ही रहती है। दोस्तों 1956 में चाइना ने एक रोड बनाया था जो अक्साई चीन से होते हुए शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ता था। वो अक्साई चीन जिसे भारत अपना मानता है, अपने बॉर्डर अपने मैप में शो करता है, वहाँ चाइना ने आखिर रोड कैसे बना दिया था 1956 में। और इन्हीं चीज़ों को लेकर जब पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से सांसदों ने सवाल किए तो उन्होंने कहा कि लद्दाख में उगता ही क्या है भाई, वहाँ तो घास भी नहीं उगता है, तो लेकर करोगे क्या। और जवाहरलाल नेहरू के इस इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट से चाइना और पूरे वर्ल्ड को एक क्लियर मैसेज गया कि इंडिया बिल्कुल भी सीरियस नहीं है लद्दाख को लेकर। और इसके ठीक 3 साल बाद दोस्तों 1959 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं कहता हूँ बहुत ही हिस्टोरिकल घटना घटी थी, जहाँ भारत ने तिब्बत से आए दलाई लामा और उनके 1 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स को यहाँ पे शरण दी थी, यानी कि एक तरीके से असाइलम दे दी थी, जिसके लिए जवाहरलाल नेहरू की काफ़ी प्रशंसा भी की जाती है कि उन्होंने ये एक बहुत ही अच्छा काम किया था। एक तो पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गया कि ऑलरेडी भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट था। ऊपर से हमने दलाई लामा को जो है वो यहाँ पे असाइलम दे दिया। इस वजह से क्या हुआ कि भारत और चीन के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, और इसी का नतीजा था 1962 इंडो चाइना वॉर। और ये एक ऐसी लड़ाई थी जहां भारत ने तकरीबन दोस्तों 30,000 मतलब मैं कहता हूँ 30,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा की जो ज़मीन है यानी कि अक्साई चीन वो हमने खो दी थी। और इस वॉर में भारतीय सेना ने तो अपना पूरा दमखम दिखाया था, पूरा साहस दिखाया था, पर हमारे कुछ जो बेवकूफ़ मैं कहूँगा कि मूर्ख कांग्रेस लीडरों की जो नीतियाँ थी उनके वजह से ये हमारी इतनी बड़ी ज़मीन जो है हमने चाइना के हाथों खो दी थी। और आज जो कुछ गालवान वैली में यानी कि जो चीन कर रहा है वहाँ पे लद्दाख के बॉर्डर्स पर, इंटेलेक्चुअल मानती है कि 5 अगस्त 2019 को जब भारत सरकार ने ये डिक्लेयर किया था कि आर्टिकल 370 कश्मीर से हट जाएगा और लद्दाख भारत का यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्रीय प्रशासित देश होगा, इस न्यूज़ से चीन पूरी तरीके से चिढ़ चुका था और वो डेफिनेटली इस पर रिएक्ट भी करता, तो चाइना का इस पर रिएक्शन ज़रूर आना था। तो इंटेलिजेंस मानती थी कि 2019 में ही रिएक्ट आएगा, बट ये नहीं जानते थे कि जो चाइना है वो इसका रिएक्शन जो देगा वो 2020 जून में देगा, जहां पर हमारे 20 तकरीबन 20 जो जवान हैं हमारे वो शहीद हो गए। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी दोस्तों चाइनीज़ लोगों को कहती है कि 19th और 20th सेंचुरी के दौरान यूरोपियन और चाइनीज जो जापानीज़ हैं उन लोगों ने उनकी टेरिटरी छीनी थी। जैसे वो बताते हैं कि इंग्लैंड ने नेपाल, भूटान, म्यांमार, लद्दाख और हांगकांग चाइना से छीन लिया। जापानीज़ ने जो है चाइना से कोरिया और ताइवान और साउथ चाइना में जो कुछ आइलैंड से वो छीन लिया। और यूरोप की जो एक कंट्री है पोर्चुगल, उन लोगों ने आके चाइना में मकाओ चाइना से छीन लिया। तो आप समझ सकते हैं कि जो चाइना की जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से ये उत्पात इन पूरे जो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में मचा रही है। इसका रीज़न आपको शायद अब समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, चाइना की इस एग्रेसिव पॉलिसी को रोकने का आखिर क्या जो है सॉल्यूशन होना चाहिए।
मेरे राय में सॉल्यूशन ये है कि विश्व में सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को एक साथ आना होगा चाइनीज़ गवर्नमेंट को काउंटर करने के लिए, और ये सभी कंट्रीज़ एक साथ चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करेंगी, जिससे चाइनीज़ इकोनॉमी को नुकसान होगा और इससे चाइनीज़ गवर्नमेंट की अकल थोड़ी ठिकाने आ सकती है। दूसरा ये कि सभी कंट्रीज़ मिलकर चाइना में एक डेमोक्रेटिक फोर्स और एक फ्री मीडिया को बढ़ावा दे। अगर चाइना अपने कंट्रीज़ में फ्री प्रेस को दबाता है या फिर डेमोक्रेटिक अपराइजिंग पार्टीज़ को थ्रेट पहुंचाता है, तो इसके लिए चाइना को यूएन के सभी प्लेटफॉर्म से, अब चाहे वो यूएन जनरल असेंबली हो या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो या फिर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप हो, ऐसी जितनी भी इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, इन सभी ग्रुप से चाइना को जो है ऑफिशियली सभी कंट्रीज़ को मिलकर बॉयकॉट करना चाहिए। पर हकीकत यह है कि कुछ गिन चुन कर ही देश हैं जो चाइना का ऑफिशियली विरोध करते हैं, क्योंकि विश्व के ज़्यादातर देशों में कहीं चाइना की ह्यूज इन्वेस्टमेंट हुई है, कहीं उसने बिलियन ऑफ डॉलर्स का लोन दे रखा है किसी कंट्रीज़ को, या किसी देश की ज़मीन जो है वो लीज़ पर ले ली है, या फिर उन देशों से चाइना के जो है वो अच्छे रिश्ते हैं। तो जो ये बाकी के देश हैं, ये भला चाइना के अगेंस्ट क्यों जाएंगे? अब दूसरे देशों को जाने दीजिए, हम भारत की बात करते हैं। चाइना जो है वो सारी टैक्टिक्स अपनाता है जिससे वो भारत की ग्रोथ और भारत की जो डेवलपमेंट है उसे रोक सके। जब भी हम मसूद अज़हर को यूएन में, यूनाइटेड नेशन में इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने की जो पूरी कोशिश करते हैं, चाइना उसे खुले आके रोक देता है। यानी कि वो सारी टैक्टिक्स अपनाता है जिससे भारत पाकिस्तान को जो है वो ग्लोबली कभी आइसोलेट ना कर पाए। भारत अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो पाकिस्तान को जो है वो FATF की ब्लैक लिस्ट में डाल सके, पर यहाँ पर भी चाइना आता है और पाकिस्तान को जो है वो बचा लेता है। कश्मीर में आतंकवादियों को और भारत के रिमोट एरियाज़ में, जैसे कि छत्तीसगढ़ और ये जो ईस्टर्न एरियाज़ हैं भारत के, वहाँ पर ये लोग नक्सलियों को खुलकर फंडिंग करते हैं दोस्तों। UNSC में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, सिर्फ चाइना एक ऐसा अकेला देश है जो भारत को परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने से रोकता है। यहाँ तक कि भारत को NSG की, यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की सदस्यता कभी ना मिल सके, उस चीज़ के लिए वो भारत के खिलाफ अन्य देशों के साथ में, यानी कि जो NSG के जो बाकी मेंबर्स हैं उनके साथ बैठकर वो खुलकर भारत के खिलाफ लॉबिंग करता है। और ये सारी चीज़ें होते हुए भी भारत चाइना के खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहता। आप इतिहास का कोई भी पन्ना पलट कर देख लीजिए, आज तक भारत ने कभी चाइना को ग्लोबली कुछ कहा ही नहीं है। मतलब अगर कोई शिकायत है हमारी चाइना के अगेंस्ट, हमने कभी उनको नहीं कहा। क्यों? पता नहीं। भारत जो आने वाली सदी का एक सुपर पावर कंट्री अपने आप को मानता है, वो खुद अगर कभी चाइना के खिलाफ एक शब्द नहीं कहेगा ग्लोबली, तो हम दूसरे देशों से भला क्या अपेक्षा रखेंगे? इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप जो है सरकार से सवाल करते रहिए कि सरकार जो है वो क्या कर रही है चाइना के खिलाफ, और ग्लोबली उनको कैसे वो आइसोलेट भी करेंगे। और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को हम खुद भी जो है वो दोस्तों ओपनली हम उन्हें बॉयकॉट भी करें। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।